आज की कहानी एक गांव के सीधे साधे किसान लड़के की है, जो कि उसे एक ऐसी लड़की से मोहब्बत हो जाती है जिसे देखने मात्र से लोग अपने आप को बहुत किस्मत वाला मानते थे। उस लड़की के साथ एक रात बिताने के लिए लोग अपनी जमा पूंजी तक कुर्बान कर देते थे, लेकिन नियति ने ऐसा खेल रचा कि वह लड़की एक दिन उस किसान लड़के की जिंदगी का हिस्सा बन गई। तो कहानी की शुरुआत होती है साल 1950 से। भारत के पहाड़ी इलाके में एक छोटे से कस्बे से। यहाँ रहती थी एक बेहद खूबसूरत लड़की जिसका नाम था अनाया। लेकिन अनाया की जिंदगी किसी आम लड़की जैसी नहीं थी। उसके साथ समय बिताने का मौका लोगों को लॉटरी के जरिए मिलता था। जिसका नाम निकल आता वो खुद को सबसे भाग्यशाली मानता। अब सीन आता है अनाया के अतीत का। बचपन में वह अपनी माँ सरोज के साथ रहती थी। उसी दिन सरोज बहुत खुश थी क्योंकि अनाया का पिता अमरनाथ उसे मिलने आने वाला था। लेकिन जैसे ही अमरनाथ घर आते हैं, वह अनाया से ठीक से बात नहीं करते और उसे कमरे के बाहर भेज देते हैं। अमरनाथ गुस्से में सरोज से कहता है, तुम मेरे घर में सिर्फ रह सकती हो, लेकिन मैंने कभी तुम्हें अपनी पत्नी नहीं माना और ना ही कभी मैं इस बच्ची को अपनाऊंगा। ये नाजायज है। ये सुनकर सरोज टूट जाती है और अमरनाथ गुस्से में उसे बहुत मारता है और घर छोड़कर चले जाता है। बाहर खड़ी छोटी अनाया सब सुन लेती है और आंसुओं में डूब जाती है। उसकी माँ उसे गले लगाकर कहती है कि बिटिया, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। मैं इस दुनिया में सबसे ज़्यादा प्यार तुमसे करती हूँ। कुछ दिनों बाद सरोज को अमरनाथ का खत मिलता है जिसमें लिखा होता है कि उसने सारे रिश्ते नाते तोड़ दिए हैं और घर भी बेच दिया है और अब वो कभी वापस नहीं आने वाला। मजबूरी में सरोज अपनी बेटी को लेकर घर छोड़ देती है और अपना जीवन चलाने के लिए वह अपने गहने जॉन नाम के एक साहूकार को बेच देती है। लेकिन जॉन कहता है कि ये सब तो नकली गहने हैं, इनकी बाजार में कोई कीमत नहीं है, लेकिन तुम चाहो तो तुम मेरे लिए काम कर सकती हो। बदले में मैं तुम्हें पैसे भी दूंगा और रहने को जगह भी दूंगा। बेबस सरोज को उसकी बात माननी पड़ती है। जॉन उसे शोषण का शिकार बनाता है और काम पर लगा देता है। कुछ ही समय बाद सरोज बहुत ज़्यादा बीमार पड़ जाती है और दुनिया को छोड़ देती है। छोटी अनाया अपनी माँ को खोकर बिल्कुल ही अकेली हो जाती है। अब सीन कट होता है वर्तमान पर। हम देखते हैं किसान लड़के को जिसका नाम मनीष है। मनीष खेतों में काम अकेले करता है, सादगी से जीवन जीता है और सुबह मंदिर जाकर प्रार्थना करता है। उसकी बस एक ही दुआ होती है कि हे भगवान, मुझे एक सच्चा जीवन साथी दे दीजिए। शाम को जब मनीष अपना अनाज बेचकर कस्बे में जाता है तो उसकी नज़र अचानक अनाया पर पड़ती है। पहली ही नज़र में मनीष को लगता है कि जैसे उसने अपने जीवन साथी का सपना देख लिया हो। वह अपने दोस्त राजू से अनाया के बारे में पूछता है। राजू उसे बताता है कि वो शहर की सबसे खूबसूरत और महंगी लड़की है। लोग उसके साथ समय बिताने के लिए लाइन में लगते हैं। यह सुनकर मनीष के मन में थोड़ी सी उलझन होती है, लेकिन दिल से आवाज़ आती है कि चाहे उसका अतीत कुछ भी रहा हो, वह उसे एक बार मिलना ज़रूर चाहेगा। उधर जब अनाया का काम खत्म होता है तो उसकी कोठी की मालकिन रुक्मणी का गुर्गा आता है और कमाई ले जाता है। इस बार उसे रकम कम लगती है तो वह बहुत बदतमीजी से अनाया से पूछता है कि बाकी का सोना कहाँ छुपाया है। अनाया गुस्से में उसे डांट देती है और ये सुनकर गुर्गा तिलमिला जाता है और उसे मारने लगता है। बॉडीगार्ड जब अनाया को पानी के टब में डुबाने लगता है तभी कोठी की मालकिन रुक्मणी वहां आ जाती है। वह गुस्से में बॉडीगार्ड से कहती है कि अगर इस लड़की को जरा सी भी चोट आई तो नीचे खड़े लोग तुझे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। अब गुस्सा शांत कर और इसे अगली शिफ्ट के लिए तैयार कर। कुछ देर बाद अनाया फिर से तैयार होकर बाहर आती है। इस बार उसके कमरे में मनीष आता है। अनाया मुस्कुराते हुए पूछती है, तो बताओ तुम्हें कैसे खुश कर सकती हूँ मैं। मनीष शांति से जवाब देता है कि मैं यहाँ खुश होने के लिए नहीं आया, मैं सिर्फ यहाँ तुमसे बात करने के लिए आया हूँ। मैं बाकी लोगों की तरह नहीं हूँ, मैं किसान हूँ और खेतों में बहुत मेहनत करता हूँ। फिर मनीष अचानक अनाया को शादी का प्रस्ताव दे देता है। यह सुनकर अनाया ठहाका लगाकर हंस पड़ती है और कहती है कि इस हफ्ते ये मेरा 5वां प्रपोजल है। मेरे पास रोज कई लोग आते हैं, मीठी मीठी बातें करते हैं, पर सबका मकसद एक ही होता है। समय पूरा होते ही अनाया उसे बाहर भेज देती है। लेकिन अगले दिन मनीष 2 गुना रकम देकर फिर से उसके पास पहुँचता है। वह कहता है कि मुझे पहली नज़र में तुमसे प्यार हो गया था। मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे साथ चलो, हम शादी करेंगे और हमेशा साथ रहेंगे। अनाया इस बार भी उसे गंभीरता से नहीं लेती। वह कहती है, तुम बेवजह अपना पैसा और समय दोनों बर्बाद कर रहे हो। यहाँ आओ, अपना काम ख़त्म करो और चले जाओ। मैं कभी भी तुम्हारी नहीं हो सकती, यह जगह ही मेरी दुनिया है। इतने में उसका समय ख़त्म हो जाता है। वही बॉडीगार्ड आकर मनीष को कमरे से बाहर निकाल देता है। बाहर उसका दोस्त राजू उसे समझाता है कि यह लड़की तेरे लिए ठीक नहीं, छोड़ दे इसे।
लेकिन मनीष कहता है कि मैं एक बार और कोशिश करूँगा। शाम को मनीष फिर से अनाया से मिलने आता है, लेकिन इस बार वो नरमी से कहता है, मुझे समझ नहीं आता कि तुम्हें इस नर्क जैसी ज़िंदगी में क्यों रह रही हो। क्या तुम्हें मेरे लिए कुछ भी महसूस नहीं होता? तुम्हारे दिल में कोई जज्बात नहीं है? इतना कहकर मनीष प्यार से अनाया को चूमता है और पूछता है कि क्या अब भी तुम्हें मेरा सच्चा प्यार महसूस नहीं हो रहा? अनाया बहुत ही ठंडे लहजे में कहती है कि मैं तुमसे मोहब्बत नहीं करती और शादी तो कभी नहीं करूँगी। तुम बस एक मामूली किसान हो और कुछ नहीं। यह सुनकर मनीष का दिल पूरी तरह से टुकड़ों में टूट जाता है और वह चुपचाप वहाँ से चला जाता है। अब कहानी थोड़ा फ्लैशबैक में जाती है। जब अनाया की माँ सरोज का निधन हो गया, तभी वह साहूकार जॉन के साथ दूसरे कस्बे में आई थी। जॉन उसे बेचने की कोशिश करता है। वहाँ काम करने वाली एक लड़की सुशीला उससे गुजारिश करती है कि इस बच्ची को कहीं और ले जाओ, यह जगह इसके लिए ठीक नहीं। लेकिन जॉन उसकी बात नहीं मानता और अनाया को वहाँ के मालिक धर्मवीर के कमरे में ले जाता है। कुछ देर बाद धर्मवीर आता है और जॉन से कहता है, ठीक है, इसे यहीं छोड़ दे और ले ले अपना पैसा। लेकिन जैसे ही जॉन सौदा पूरा करने लगता है तो धर्मवीर के लोग उसे गोली मार डालते हैं। यह देखकर अनाया डर जाती है। धर्मवीर उसकी आंखों में देखते हुए कहता है, अब तू मेरे लिए काम करेगी, यही तेरी जिंदगी है। धीरे धीरे अनाया बड़ी होती है और उसे मजबूरी में इस धंधे में ढकेल दिया जाता है। अब उसके दिल में डर नाम की चीज़ मिट चुकी थी। उसे लगने लगा था कि सारी दुनिया के मर्द एक जैसे होते हैं। एक दिन वहाँ अमरनाथ आता है, उसका असली पिता, लेकिन उसे यह नहीं पता था कि जिस लड़की को वह लेने आया है वह उसकी अपनी सगी बेटी है। कमरे में जाते ही अनाया सच्चाई बता देती है। यह सुनकर अमरनाथ की दुनिया हिल जाती है। वह खुद को कसूरवार मानता है और उसी दिन अपनी आत्महत्या कर लेता है। इसी बीच सुशीला अनाया को थोड़े पैसे देकर भागने में मदद करती है, लेकिन जब धर्मवीर को यह बात पता चलती है तो वह गुस्से में सुशीला का हत्या करवा देता है। इसके बाद अनाया को एक जहाज पर चढ़ते हुए दिखाया जाता है। उस जहाज में और भी लड़कियां थी। रास्ते में वह उससे बातें करती हैं, लेकिन जैसे ही नए शहर में देहरादून में पहुंचते हैं, वहाँ की लड़कियां अनाया को धोखा दे देती हैं, उसके पैसे छीन लेती हैं और उसे बुरी तरह पीट कर बेहोश कर देती हैं। बेहोशी की हालत में अनाया को रुक्मणी नाम की महिला बचा लेती है और अपने महल में ले आती है, लेकिन यह मदद भी असली नहीं थी। रुक्मणी ने उसे भी धंधे में ढकेल दिया था। अब कहानी फिर से वर्तमान में आती है। अनाया की तबीयत खराब हो जाती है। उसकी साथी पूछती है कि तुझे क्या हो गया है। अनाया जवाब देती है कि मैं मनीष के बारे में सोच सोचकर कमज़ोर हो गई हूँ। मैंने तय कर लिया है कि अब मैं ये काम छोड़ दूंगी। उसने अपने सारे पैसे रुक्मणी के पास जमा कर रखे थे। वह पैसे लेने जाती है और कहती है कि मुझे मेरे पैसे वापस दो, मैं यहाँ से जाना चाहती हूँ। रुक्मणी गुस्से में कहती है, तुझे यहाँ अच्छा खाना, कपड़े और ठिकाना सब कुछ मिलता है, बाहर जाकर तुझे क्या मिलेगा? मैं तुझे कुछ नहीं दूंगी। अनाया भी गुस्से में कहती है कि मुझे अब कुछ नहीं चाहिए, बस मेरे पैसे लौटा दो। रुक्मणी अपने आदमी को बुलाती है और कहती है कि इसको सबक सिखाओ। उसका आदमी अनाया को ले जाकर जमकर बेरहमी से मारता है। उसी रात मनीष को सपना आता है। वह उसमें देखता है कि अनाया पर कोई बड़ा खतरा मंडरा रहा है। अगली सुबह मनीष सीधा उस कोठी पर पहुंचता है और देखता है कि अनाया की हालत बहुत खराब है। यह देखकर उसका खून खौल उठता है। वह गुस्से में रुक्मणी से कहता है कि मैं इसे यहाँ से ले जा रहा हूँ, बहुत हो गया तुम लोगों का। रुक्मणी ताना मारते हुए कहती है कि अनाया पर मेरा कर्ज है, जब तक तुम इसको नहीं चुका देते इसे तुम कहीं नहीं ले जा सकते। यह सुनकर मनीष तुरंत कर्ज से 3 गुना ज़्यादा रकम उसके हाथ में दे देता है और कहता है कि अब ये मेरे साथ जाएगी। इसके बाद वह अपनी माँ की दी हुई टूटी सी अंगूठी अनाया को पहनाते हुए कहता है कि मुझसे तुम शादी करोगी। अनाया, जो कि अब अंदर से टूट चुकी थी, वह पहली बार धीरे से हाँ कह देती है। मनीष उसे अपने फार्म पर ले आता है। चोट मारपीट के कारण अनाया की हालत बहुत बिगड़ी हुई थी। वह कहती है, तुमने मेरे लिए इतनी बड़ी रकम दे दी, मैं ठीक होते ही तुम्हारा सारा कर्ज चुका दूंगी और यहाँ से चली जाऊंगी। मैं शादी करके किसी की गुलाम नहीं बनना चाहती। मनीष मुस्कुराकर जवाब देता है, शादी गुलामी नहीं होती, यह तो बराबरी का रिश्ता है। फिर वह अपनी बहन के पुराने कपड़े उसे पहनने के लिए दे देता है। अनाया पूछती है कि क्या ये तुम्हारी पत्नी के हैं? मनीष कहता है, नहीं, मेरी बहन के थे, वह पिछले साल गुजर गई। अब मैं और उसका पति साथ रहते हैं, अभी वह शहर में है। अनाया उठने की कोशिश करती है लेकिन गिर जाती है। मनीष उसका ख्याल रखता है और इसी तरह 3 हफ्ते बीत जाते हैं। अब अनाया काफ़ी हद तक ठीक हो चुकी थी। एक रात जब मनीष कमरे में आता है तो अनाया कहती है कि अब तुम्हारा कर्ज चुकाने का समय आ गया है। वह पास बुलाकर उसे इंटीमेट होने की कोशिश करती है।
लेकिन मनीष उसे रोक देता है और कहता है, मैंने तुम्हें इसलिए नहीं बचाया था, मैं चाहता हूँ कि मेरे दिल का एहसास तुम्हारे दिल में भी हो। जब तक ऐसा नहीं होगा मैं तुम्हारे करीब नहीं आऊँगा। बातचीत में अनाया कहती है, जब मैं छोटी थी मेरी माँ भगवान से दुआ करती थी, लेकिन उन्हें नर्क जैसी ज़िंदगी मिली, तभी मुझे भगवान पर भरोसा नहीं रहा। अगले दिन सुबह अनाया कहती है, मैं तुम्हारी बीवी वाला काम नहीं कर सकती, लेकिन जब तक यहाँ हूँ तुम्हारे साथ खेत पर काम करूँगी। मनीष मान जाता है और उसे खेती बाड़ी के सारे काम सिखाने लगता है। मुर्गियों से अंडे निकालना, मछली पकड़ना, सब्जी उगाना। धीरे धीरे अनाया को भी इन कामों में मज़ा आने लगता है। एक सुबह मनीष अनाया को पहाड़ी ले जाकर सूर्योदय दिखाता है और कहता है कि मैं तुम्हें ऐसी ही रंगीन ज़िंदगी देना चाहता हूँ। अनाया कहती है कि अगर तुम मेरी आधी सच्चाई जान लोगे तो मुझसे नफरत करने लगोगे। मनीष जवाब देता है कि वो ज़िंदगी तुमने नहीं चुनी थी, लेकिन अब तुम अपनी मनचाही ज़िंदगी चुन सकती हो। यही वह पल था जब दोनों एक दूसरे को पहली बार किस करते हैं और उनके बीच एक गहरा रिश्ता हो जाता है। अगले दिन फार्म पर प्रकाश लौट आता है। मनीष उसे बताता है कि उसने शादी कर ली है, लेकिन जब वह अनाया से मिलता है तो उसे पहचान लेता है। बाद में वह अकेले में अनाया से कहता है, मैं जानता हूँ कि तुम कौन हो और किस काम से जुड़ी हो। मनीष जैसा सीधा साधा लड़का तुम्हें नहीं बल्कि किसी अच्छी लड़की को मिलना चाहिए। अनाया शांत स्वर में जवाब देती है कि वह सब कुछ जानता है और फिर भी उसने मुझे अपनाया, तुम्हें भी यह मान लेना चाहिए। लेकिन प्रकाश नहीं मानता और जाकर मनीष को भड़काने की कोशिश करता है। मनीष गुस्से में उसे एक मुक्का मार देता है और कहता है कि अगर तू मुझे भाई मानता है तो अनाया को भी बहन मानना सीख। बाद में वह उसे समझाता है कि वह शहर जाकर एक नया बिजनेस शुरू कर सकता है और ज़िंदगी फिर से संवार सकता है। समय बीतता है, मनीष और अनाया एक दूसरे के बहुत करीब आ जाते हैं। मनीष कहता है, मैं चाहता हूँ कि हमारे बच्चे हों और हम हमेशा खुश रहें। लेकिन अनाया के दिल में एक गहरी चोट थी। असल में उसके अतीत में धर्मवीर ने उसे जबरदस्ती ऑपरेशन करवाया था ताकि वह कभी मां ना बन सके। यही सच्चाई उसने मनीष से छिपाई थी। जब वह ये सब बताती है तो मनीष कहता है, तुम जैसी भी हो मुझे फर्क नहीं पड़ता, मैं तुमसे हमेशा प्यार करूंगा। जिंदगी में कभी उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए। धीरे धीरे अनाया खेत के सारे काम सीख जाती है। एक दिन दोनों एक गरीब परिवार से मिलते हैं जिनकी गर्भवती औरत लीला बेघर थी। मनीष और अनाया उन्हें घर ले आते हैं। उनकी बेटी सावित्री अनाया की दोस्त बन जाती है। कुछ समय बाद लीला एक बेटे को जन्म देती है। यह देखकर अनाया को लगता है कि मनीष और सावित्री की जोड़ी अच्छी रहेगी। रात को वह कहती है कि तुम्हारी और सावित्री की जोड़ी मुझे बहुत अच्छी लगती है, लेकिन मनीष कहता है कि मैं सिर्फ तुमसे प्यार करता हूँ और हमारे बीच कोई भी तीसरा नहीं आ सकता। यह वह पल था जब अनाया रोते हुए उसे सच्चाई बताती है और कहती है कि वह कभी मां नहीं बन सकती। मनीष उसे गले लगाकर कहता है, इससे मेरे प्यार में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बाद में दोनों जब उस पहाड़ी पर जाकर सूर्यास्त को देखते हैं, यह पल हमेशा के लिए अपनी यादों में बसाने के लिए एक दूसरे के बहुत करीब आ जाते हैं। लेकिन अगली सुबह अनाया चुपचाप सावित्री के लिए एक खत छोड़ देती है। उसमें मनीष की माँ की दी हुई अंगूठी रखी थी और लिखती है कि मनीष और सावित्री की जोड़ी सबसे खूबसूरत रहेगी, मैं उनके बीच नहीं रह सकती। फिर वह शहर चली जाती है। जब सावित्री वह खत मनीष को दिखाती है तो वह कहती है कि तुम्हें जाकर उसे रोकना चाहिए, लेकिन मनीष कहता है कि मैंने उसके लिए सब करा, अब यह उसका फैसला है कि वह लौटेगी या नहीं। उधर अनाया शहर के एक होटल में पहुंचती है। अब कहानी आगे बढ़ती है। होटल की मालकिन से अनाया कहती है कि अगर आपको रसोइये की ज़रूरत है तो मैं ये काम कर सकती हूँ, लेकिन मुझे यहाँ रहने के लिए जगह चाहिए। ये सुनकर होटल की मालकिन मान जाती है। धीरे धीरे अनाया वहाँ काम करने लगती है, लेकिन उसी दिन एक गुंडे का आदमी उसे वहाँ देख लेता है। रात में अचानक होटल में आग लग जाती है और सब कुछ जलकर राख हो जाता है। अगले दिन वो जलते हुए सामान को समेट रही होती है, तभी सामने आता है धर्मवीर। ये वही आदमी था जिसने बचपन में उसके साथ जुल्म किया था और उसकी माँ को भी मार डाला था। अब धर्मवीर शहर में फिर से वही गंदा धंधा शुरू कर चुका था। वो कहता है मेरे साथ चलो, लेकिन अनाया नहीं मानती और मना कर देती है। पर धर्मवीर हंसकर कहता है कि कल रात होटल में आग मैंने ही लगवाई थी, अगर साथ नहीं चली तो होटल वालों को भी मरवा दूंगा। मजबूरी में अनाया उसके साथ चली जाती है। वहाँ जाकर देखती है कि दो छोटी बच्चियाँ उसकी गिरफ्त में हैं और उन पर भी वही जुल्म हो रहा है। गुस्से में अनाया कहती है कि तुम्हें बड़ी औरतों से डर लगता है, इसलिए मासूम बच्चियों पर जुल्म करते हो। धर्मवीर धमकाता है
अगर भागने की कोशिश की तो जान से मार दूंगा। तैयार हो जाओ, मुझे यहाँ तुम्हें सबको दिखाना है। स्टेज पर ले जाते वक्त अनाया पहली बार भगवान से प्रार्थना करती है कि अगर आप सच में हो तो इन बच्चियों के लिए मेरी मदद कीजिए। स्टेज पर पहुंचकर वह सबके सामने सच बोल देती है। भीड़ के सामने वह अपना दर्द और धर्मवीर की सच्चाई बता देती है। धर्मवीर उसे झूठा कहकर खींचकर कमरे में ले जाता है और मारने की कोशिश करता है, लेकिन तभी धर्मवीर का एक आदमी जो उसकी क्रूरता से तंग आ चुका था उसके खिलाफ खड़ा हो जाता है और अनाया को बचाकर भागने को कहता है। अनाया उन दोनों बच्चियों को आज़ाद कर बाहर ले आती है। भीड़ अब सच्चाई जानकर गुस्से में धधक उठी थी और धर्मवीर को पकड़कर उसकी बुरी हालत कर देती है। अब डायरेक्ट हम 3 साल बाद देखते हैं। प्रकाश नाम का एक शख्स किसी दूसरे शहर में है और वहीं उसे अनाया फिर से दिखाई देती है। उसका पीछा करते हुए वह एक बड़े स्कूल तक पहुंच जाता है। अंदर जाकर उसे पता चलता है कि अनाया वहां बच्चियों को शिक्षा देती है और उनकी ज़िंदगी बदलने में मदद करती है। प्रकाश को यह सुनकर बहुत अच्छा लगता है। वो पूछता है माइकल और माया का क्या हुआ। अनाया प्रकाश से पूछती है कि मनीष और सावित्री का क्या हुआ, तो प्रकाश बताता है कि सावित्री अब उसकी पत्नी है और माँ बनने वाली है, लेकिन मनीष ने हमेशा अनाया का इंतज़ार किया है और वह बेहद उससे प्यार करता है। यह सुनकर अनाया की आंखों में आंसू आ जाते हैं। सीन कट होता है। हम देखते हैं मनीष खेतों में काम कर रहा है। अचानक अनाया वापस लौटती आती है। वह कहती है कि मेरा असली नाम अनाया नहीं सायारा है और मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। माफ़ करना, मैंने तुम्हें बहुत दर्द दिया है। मनीष मुस्कुराता है और कहता है इन्हीं दर्दों की वजह से हमें ये खूबसूरत पल मिला है। वो अपनी माँ की पुरानी अंगूठी निकालकर उसे दोबारा पहनाता है और अपनी ज़िंदगी में वापस स्वीकार कर लेता है। आखिरी सीन में हम मनीष को नदी किनारे मछली पकड़ते हुए देखते हैं। पीछे सायारा आती है और उसका पेट बड़ा है, यानी वह माँ बनने वाली है। उनके पास एक छोटा बच्चा ऑलरेडी खेल रहा होता है, यानी आखिरकार उसकी टूटी हुई ज़िंदगी अब पूरी तरह से संवर गई थी और यहीं हमारी कहानी समाप्त होती है। अगर आपको ये मूवी अच्छी लगी है तो फटाफट से लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल वाले आइकन को ऑल पे प्रेस कर देना। तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। लव यू ऑल। टेक केयर।